नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी का क्लास 12 और नीट का एक चैप्टर है, चैप्टर 11, जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांतवाद के प्रक्रम। इस पर आज हम बात करने वाले हैं फाइनली। इसका जो वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम 1 था जो कल हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक आपने वॉल्यूम 1 को नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देख लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी। और अब वॉल्यूम 2 है इसका। अगर आप वॉल्यूम 1 नहीं देखे हैं तो बहुत कुछ छोड़ दिए हैं, इसलिए वॉल्यूम 1 भी देखें जाकर के। ये वॉल्यूम 2 है आज के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वॉल्यूम 2 की। बहुत ज़रूरी ये चैप्टर होता है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को सेंड करें और पहुंचाएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। चलिए हो गया है व्यवस्थित ये तो। अब करते हैं शुरुआत आज के इस लेक्चर की। चलिए सबसे पहले इसमें जो हैगा ना, चलिए 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 कोई नहीं करते हैं शुरुआत। हाँ, आज हमें यहाँ से पढ़ना है एनिमल वायरस से। आज हमें पढ़ के रखना है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस कहाँ से आज हमको शुरुआत करनी है, कहाँ से करनी है? एनिमल वायरस से। एनिमल वायरस को शुरुआत करते हैं अब हम। एनिमल वायरस, चलिए सबसे पहला आएगा आज के लिए कि जंतु, यानी कि जंतु विषाणु यानी एनिमल वायरस भी कुछ होते हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं, उनको क्लियर करने वाले हैं एनिमल वायरस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनिमल वायरस की। चलिए पहला है कि जंतुओं में जो रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस मतलब जिसमें केवल आरएनए होता है, उसमें डीएनए नहीं होता है, वह रेट्रोवायरस होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जंतुओं में जो रेट्रोवायरस होता है, वो सामान्यतः कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। जो रेट्रोवायरस होता है वो सामान्य कोशिकाओं को कैंसरकारी कोशिकाओं में परिवर्तित कर देता है। कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। सामान्य कोशिकाओं को कैंसरकारी कोशिकाओं में परिवर्तित कर देगा रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। यानी जिसमें केवल आरएनए होता है, जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता, वह होता है रेट्रोवायरस। पस्य विषाणुओं को हम जो है हानि रहित बनाकर इनका कोई जो इसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं को वांछित जीन पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसे जीन थेरेपी की विधि कहते हैं। मतलब एक विधि होती है जीन थेरेपी, उसमें जो पस्य विषाणुओं के माध्यम से आवश्यक जीनों को उस जीव में पहुंचाया जाता है जिसमें उसकी आवश्यकता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। चलिए करते हैं आगे वाला क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। देखो इस प्रकार रोगजनक द्वारा उनके जो यूकैरियोटिक पोषकों में जो जीन डिलीवरी की तकनीक का अध्ययन कर रोगजनकों के साधनों का उपयोग उनको हानि रहित बनाकर, कैसा बनाकर? उनको हानि रहित बनाकर वाहक के रूप में मनुष्य के लिए जो लाभकारी जीवों के स्थानांतरण किया जा रहा है, इसको आप समझ के रखिए, उनका स्थानांतरण इसमें किया जा रहा है। चलिए आगे वाला आ जाता है कि जो पुनर्युगज डीएनए तकनीक है, पुनर्युगज डीएनए के साथ रूपांतरित हेतु सक्षम परपोषी, मतलब ऐसे परपोषी जो पुनर्युगज डीएनए जो तकनीक है उसके द्वारा रूपांतरित हो सकते हैं, ऐसे एक तकनीकी बनाई। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। विजातीय डीएनए के खंड को उचित वाहक से जोड़ देने के बाद, किससे जोड़ देने के बाद? उसका कोई वाहक होगा, उचित वाहक से उसे जोड़ देने के बाद
इसे जीवाणु या फिर पौधे या फिर जंतु परपोषियों में रूपांतरित किया जाता है। तो डीएनए एक जलरागी या फिर हाइड्रोफिलिक, एक जलरागी भी हो सकता है या फिर एक हाइड्रोफिलिक, जलरागी या फिर एक हाइड्रोफिलिक, कैसा, जलरागी या फिर एक हाइड्रोफिलिक जो है अणु है, इसलिए यह कोशिका कला जैसे जो जलरोधी, जो लिपिड बाइलेयर में पार नहीं कर पाता या नहीं हो पाता, इसको क्या कर रहा है वो, पार नहीं कर पाता है। तो देखो जो जो जीवाणु हैं, जीवाणु कोशिकाओं द्वारा पर्याप्त मात्रा में जो पुनर्युगज डीएनए, जिसे हम काइमेरिक डीएनए कहते हैं, कौन सा डीएनए कहते हैं, काइमेरिक डीएनए कहते हैं भी कहा जाता है, इसको ग्रहण कर सुनिश्चित करने के लिए इसका जो उपचारण आवश्यक होता है, अर्थात जो जीवाणु जो हैं वो कोशिकाओं की कुछ विशिष्ट जो उपचार द्वारा जो पुनर्युगज डीएनए को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं, मतलब है पुनर्युगज डीएनए को ग्रहण कर सकती हैं, उसको ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं भी, अपने आप में सक्षम होते हैं, क्या होते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए वह सक्षम होते हैं। तो ऐसे सक्षम बनाया जाता है। तो इस कार्य के लिए जो पहले उपचार द्वारा पुनर्डीएनए को ग्रहण करने में सक्षम बनाया जाता है, मतलब उसमें जो परपोषी कोशिकाओं को सक्षम कम ताप पे द्वारा जो द्विसंयोजी धनायन, जैसे कि कैल्शियम, इसमें दो संयोजी आयन होते हैं, कैल्शियम के विशिष्ट सांद्रण में उपचारित किया जाता है। और इस उपचार में जो डीएनए की जो कोशिका भित्ति के जो छिद्रों से होकर कोशिकाओं में प्रवेश की क्षमता, जो प्रवेश की क्षमता होती है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है या फिर बढ़ती रहती है। अब इन कोशिकाओं को जो पुनर्युगज डीएनए के साथ बर्फ पर कुछ समय बाद थोड़े समय के लिए, मतलब कितने, 42 डिग्री सेल्सियस पर, कितना ताप होना चाहिए, 42 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है। तो जो थोड़ी सी देर के लिए अधिक ताप पर रखना ताप प्रघातन कहलाता है। इस जो प्रघात होता है ताप, इससे जो बाद में जो जीवाणुओं को फिर बर्फ पर रख दिया जाता है, इस उपचार में पुनर्युगज डीएनए परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। इसे कैल्शियम आयन क्लोरीन यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो होता है के रूप में उपलब्ध कराते हैं। इस रूप में इसको क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। चलिए आगे देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, पुनर्युगज डीएनए में जो परपोषक कोशिकाओं में प्रवेश की जो अन्य विधियां होती हैं वह कौन सी होती हैं, उनके बारे में भी आज हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए पुनर्युगज डीएनए में केवल कैल्शियम क्लोराइड के उपचार द्वारा ही जो जीवाणु कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कराया जाता, मतलब जो पुनर्युगज डीएनए है केवल वो कैल्शियम क्लोराइड द्वारा ही, उपचार द्वारा ही जीवाणुओं में प्रवेश नहीं कराया जाता, इसकी और भी विधि होती हैं। इस कार्य हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक एक विधि को क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज देखते चलेंगे। चलिए सबसे पहले सूक्ष्म अंतःक्षेपण, पहली जो विधि है वो है सूक्ष्म अंतःक्षेपण है। इसमें क्या किया जाता है, ये सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि, मतलब कि इसमें, चलिए सूक्ष्म अंतःक्षेपण की जो यह विधि होती है इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको देख के रखिए आप। चलिए सूक्ष्म अंतःक्षेपण मतलब कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी इस विधि में जो पुनर्युगज डीएनए है किसी कोशिका के अंतर उसे अंतरक्षेपित किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। इस विधि में क्या किया जाता है, जो पुनर्युगज डीएनए होता है उसे किसी विधि द्वारा किसी कोशिका के अंतरक्षेपित कर देते हैं, किसी कोशिका में उसे प्रवेश दे देते हैं, उसे उसमें इंजेक्ट कर देते हैं इस विधि द्वारा, जो कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण होती है। चलिए और इस विधि को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म अंतःक्षेपण कहते हैं। अगली विधि देखिए, बायोलिस्टिक या फिर जीनगन विधि, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि होती है, बायोलिस्टिक या फिर जीनगन विधि। इसमें पूछ लिया जाता है जो जीनगन विधि होती है इसमें किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो इसमें टंगस्टन और सोने का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं किसकी, बायोलिस्टिक या फिर जीनगन विधि की। बायोलिस्टिक या जीनगन विधि क्या होती है, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे बायोलिस्टिक या जीनगन विधि की। चलिए तो सबसे पहले बायोलिस्टिक और जीनगन, यह विधि पादप कोशिकाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके लिए यह अधिक उपयुक्त विधि होती है। इस विधि में जो कोशिका पर सोने या फिर टंगस्टन, आए दो इन धातु,
सोना आया, टंगस्टन। दोनों धातुओं के अति सूक्ष्म व डीएनए के जो विलेपित उच्च वेग के कणों को प्रवाह द्वारा बमबारी की जाती है, मतलब सोने व टंगस्टन की जो धातु होती हैं उनसे अति सूक्ष्म डीएनए या विलेपित उच्च जो डीएनए होती है उसकी बमबारी की जाती है। तो कणों के उच्च वेग पैदा करने के लिए जो प्रणोदकारी का प्रयोग किया जाता है, यह इसमें प्रणोदकारी का प्रयोग किया जाता है कण कोशिकाओं में जो अनेक स्तरों पर संरचनाओं को भेदन में सक्षम होती हैं तथा केंद्रक में पहुंचकर ये रूपांतरित हो जाती हैं। मतलब इस विधि में जो पुनर्युगज डीएनए है उसको अंतरक्षेपित करने के लिए सोने या फिर टंगस्टन की धातु की एक जीनगन विधि होती है, इसका उपयोग किया जाता है। इससे इनको अंतरक्षेपित किया जाता है, किसको, डीएनए खंडों को। मतलब उनको क्या किया जाता है, उसमें वेग पैदा किया जाता है और इससे वे प्रणोदकारी हो जाती हैं और वह अंतरक्षेपित हो जाते हैं किसी नए जीव के अंदर। चलिए आगे देखेंगे तो इसमें जो अगला पॉइंट है वह है अहानिकारक रोगजनक वाहक। अहानिकारक रोगजनक वाहक क्या होते हैं? मतलब ऐसे जो हानिकारक नहीं होते हैं, अहानिकारक होते हैं, लेकिन रोगजनक वाहक भी होते हैं। देखिए, अहानिकारक जो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाने वाले ऐसे जीव जो कि अहानिकारक हैं, रोगजनक वाहक होते हैं लेकिन अहानिकारक हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। देखो, इस विधि में प्राकृतिक रोगजनकों की जो रोगकारी प्रकृति की समाप्ति कर उसकी जीन जो डिलीवरी करने की क्षमता का प्रयोग वांछित जो जीन का स्थानांतरण करने के में किया जाता है। जैसे कि रेट्रोवायरस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेनेंसिस, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रो ऑपरेशन होता है, लिपोसोम्स, मध्यस्थ जीन स्थानांतरण या फिर कायक संकरण जीन स्थानांतरण, ये अन्य विधियां हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो अहानिकारक रोगजनक हैं या रोगवाहक हैं उनका पुनर्युगज डीएनए के स्थानांतरण में प्रयोग किया जाता है। पुनर्युगज डीएनए के स्थानांतरण में उनका प्रयोग किया जाता है, इसको आप समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए कोई बात नहीं। अगला आएगा कि पुनर्युगज डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं। जो डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, उन सभी के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है या फिर पुनर्युगज डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएं क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। चलिए इसमें देखेंगे हम कि पुनर्युगज डीएनए प्रौद्योगिकी अनेक पदों वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है। मतलब जो पुनर्युगज डीएनए प्रौद्योगिकी जो है वो अनेक पदों वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसके विभिन्न पद जो है क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। तो देखो, डीएनए का एक विलगन या फिर पृथक्करण, मतलब इसकी पहली जो ही विधि है वो है डीएनए का, इसमें विलगन होगा और पृथक्करण होगा। विलगन मतलब टूटता है और पृथक्करण भी इस मतलब विलगन यानी उसका अलग अलग हो जाना और पृथक्करण भी वही होता है उसका टूट जाना। ये दोनों इया लगा है, मतलब दोनों एक ही समान हैं, समानार्थी वर्ड हैं, समझ के रखिए। अगला इसमें क्वेश्चन जो हैगा, चलिए अगला क्वेश्चन इसी का अगला पॉइंट है, सॉरी। देखो, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का खंडन। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस वह एंजाइम होता है जो डीएनए को सिरों पर काटता है या फिर बीच से काटता है या फिर केंद्र से काटता है, वो रिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है। अब इस पर डिपेंड करता है वह एंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है या फिर रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लियस है, इस पर वो निर्भर करता है कहां से काटेगा। चलिए, वांछित डीएनए खंड का विलगन। अब मतलब जो इसको हमने चुन लिया, उसमें से जो चुना हुआ
अवांछनीय जो अलग निकालना था, जो बेकार था, लेकिन वांछित वह होता है जिसे हमने पुनर्योगज तकनीकी में उपयोग करने के लिए डीएनए को चुना है। वह कौन सा होता है? वांछित डीएनए होता है। तो उसका क्या करना? विलगन, यानी उसको काट लेना। अब उस विलगन से उसको क्या करना है ना? काट लेना जरूरी होता है। अब इसके बाद आ जाता है कि जो विलगित डीएनए खंडों को जो है संवाहक के डीएनए से जोड़ना। अब संवाहक डीएनए मतलब, संवाहक डीएनए मतलब एक वेक्टर, वेक्टर के डीएनए से उसको जोड़ना। संवाहक वही होता है, एक वेक्टर होता है, जैसे प्लाज्मिड हो गया, कास्मिड हो गया, फेज हो गया, इन किसी से भी जोड़कर उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद एक नए जीव में उसको प्रवेश करना है। इसलिए उसको पहले अब किस जोड़ेंगे? उसे वेक्टर से जोड़ेंगे। चलिए, एक पद और हो गया, उसे वेक्टर से जोड़ दिया। अब वेक्टर से जोड़ने के बाद पुनर्योगज डीएनए का जो परपोषी में स्थानांतरण। अब देखिए, वेक्टर से तो जोड़ दिया, अब वेक्टर के द्वारा उसका स्थानांतरण किसमें? पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण हो जाएगा। अब परपोषी कोशिकाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर इसका संवर्धन होगा। संवर्धन यानी उसकी वृद्धि होगी, क्योंकि जो परपोषी कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, गुणन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो जो है वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, अब जो हमें बनाता था, जो निष्कर्षण हमें बनाना था, उस वांछित निष्कर्षण का क्या होगा? अब यहाँ पर वांछित निष्कर्षण का वांछित उत्पाद का निष्कर्षण होगा। यहाँ पर निष्कर्षण मतलब ये है कि उस जो हमने जो बनाना था वो चीज बन चुकी है, और उसका अब हम क्या करेंगे? उसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें इतना सा रखना था याद। अब हमें देखना है कि जो अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए का पृथक्करण, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, इज्यूलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अच्छा, इनको समझना है अब। जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो भी अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनका पृथक्करण, इजोलेशन, उनका इजोलेशन करना है। देखिए इसमें क्या है भाई, देखो सभी कोशिका जीवों में बिना किसी अपवाद के अनुवांशिक पदार्थ नाभिकीय अम्ल ही होते हैं। मतलब जो भी कोई भी कोशिकीय जीव हो, या कोई भी जो कोशिकीय जीव है ना, उसमें जो बिना किसी अपवाद के जो अनुवांशिक पदार्थ होगा वह नाभिकीय अम्ल ही होगा। कोई अपवाद नहीं है कि कोई अलग से होगा इसमें अनुवांशिक पदार्थ, ना, कोई अलग से अनुवांशिक पदार्थ नहीं होने वाला। सभी में जो है अनुवांशिक पदार्थ नाभिकीय अम्ल होता है। ठीक है, तथा सभी कोशिका जो हैं, सभी कोशिकाओं में जो जीवों में या यह अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। अब डीएनए को रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटने के लिए डीएनए का एक शुद्ध रूप होना आवश्यक है। मतलब रिस्ट्रक्शन एंजाइम को द्वारा उसको काटने के लिए डीएनए का एक कैसा शुद्ध रूप होना आवश्यक है, एक शुद्ध रूप होना उसका जरूरी है, शुद्ध रूप होना। ठीक है, तो जो एक कि डीएनए के रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस को एंजाइम को काटने के लिए डीएनए का शुद्ध रूप में होना आवश्यक है। यह अन्य दीर्घ अणु जैसे प्रोटीन, आरएनए आदि से मुक्त होना चाहिए। इसमें क्या है, किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं होना चाहिए डीएनए में, किसी प्रकार का आरएनए इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। और जो चूंकि जो डीएनए के जो केंद्रक होते हैं, चलिए, हाँ, तो इसमें क्या आएगा, उसे जो किसी प्रकार का जो आरएनए या फिर जो कोई भी जो प्रोटीन है उससे मुक्त होना चाहिए। इस अतः इस एक पहुंच बनाने के लिए कोशिका भित्ति में उपस्थित हो सके। ठीक है, तो उसका जो हटाना या कोशिका कला का हटाना, केंद्र कला का हटाना, यह आवश्यक हो जाता है उसमें। कोशिका कला का हटाना, केंद्रक का हटाना, ये सभी क्रियाएं उसमें क्या हो जाती हैं? आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है, ये सभी क्रियाएं उसमें आवश्यक हो जाती हैं, ये सभी क्रियाएं उसमें आवश्यक हो जाती हैं। और इसमें हैगा कि जो कोशिकाओं में विखंडित करने पर जो कि डीएनए या अन्य दीर्घ अणुओं
जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड व लिपिड्स के साथ मुक्त होता है। तो जो जीवाणु कोशिकाओं में जो लाइसोजाइम होता है, क्या होता है लाइसोजाइम, जो लाइसोजाइम है में पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज होता है, जीवाणु कोशिकाओं में लाइसोजाइम होता है, और कवकों में जो काइटिनेज होता है से उपचारित किया जाता है। तो जो केंद्रक ए में जो डीएनए यानी कि अणु हिस्टोन होते हैं, वे प्रोटीनों के साथ गुथे रहते हैं। प्रोटीन के साथ कैसे रहती हैं वे? गुथे रहती हैं। किसके साथ? प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं। तो दीर्घ अणुओं को डीएनए में से हटाने के लिए इन्हें विभिन्न एंजाइमों से उपचारित किया जाता है। किससे उपचारित किया जाता है? इसे विभिन्न एंजाइमों से उपचारित किया जाता है। और फिर इसका आरएनए से हटाने के लिए जो राइबो न्यूक्लियेज होता है, इसे प्रोटीन हटाने के लिए जो प्रोटीएज है, इन सभी का क्या किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहती हैं? स्पूलिंग कहते हैं। इस क्रिया को स्पूलिंग कहते हैं। मतलब इससे जो प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज का उत्पादन किया उपयोग किया जाता है। जो इस ये क्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? हम इस क्रिया को कहते हैं इस क्रिया को कहते हैं इस क्रिया को हम कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं? स्पूलिंग। बहुत ज़्यादा आवश्यक क्रिया होती है। चल ठीक है। अब इसमें देखना, अन्य अणुओं को उचित उपचार से हटा देने के लिए इसमें अत्यधिक ठंडा जो एथेनॉल मिलाने से शुद्धिकरण से डीएनए अवक्षेपण की होता है, जिसे निलंबन में महीन धागों के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जो डीएनए के कणों को हटाना स्पूलिंग कहा जाता है। डीएनए के कणों को हटाना क्या कहा जाता है? स्पूलिंग कहा जाता है। इसको याद रखिए, डीएनए के कणों को हटाना स्पूलिंग कहा जाता है। अब इसमें जो अगला हैगा वो हैगा कि डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, यानी डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटना। ऐसे स्थान पर, मतलब विशिष्ट स्थान, कोई चुना हुआ स्थान, उस स्थान पर काटना, यानी कि कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ऐसी लोकेशन उसकी जहां पर हमने उसे चुना है कि हमको इस वांछित डीएनए को काटना है। तो चुने हुए डीएनए को काटना क्या कहलाता है? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये कहता है। देखो, डीएनए अणुओं को रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटने या विखंडित करने के लिए जो शोधित या शुद्धिकृत डीएनए अणु को उस विशिष्ट रिस्ट्रक्शन एंजाइम के साथ आवश्यक अनुकूल परिस्थितियों में उपचारित किया जाता है। मतलब उसके लिए ऐसी अनुकूलित परिस्थितियां बनाई जाती हैं, ऐसी अनुकूलित परिस्थितियों का इसमें उपचार किया जाता है, उपचारित करते हैं कि जो पाचन की स्थिति जानने, अर्थात यह जानने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा कितना पाचन किया जा चुका है। तो एगारोज जेल यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद ली जाती है, और पाचन पूरा हो जाने पर डीएनए छोटे छोटे खंड एनोड पर पहुंचने लगते हैं, और जो डीएनए है वो ऋणावेशित अणु हो जाता है। जो डीएनए वो है वो ऋणावेशित अणु हो जाता है, अतः इसके जो छोटे छोटे धनावेशित इलेक्ट्रोड एनोड की ओर पहुंच जाते हैं। अब इसके जो छोटे छोटे जो धनावेशित इलेक्ट्रोड होते हैं वो एनोड की ओर पहुंच जाते हैं। तो वाहक में जो डीएनए के साथ भी यही क्रिया दोहराई जाती है। मतलब वाहक में भी जो धनावेशित इलेक्ट्रोड होते हैं जो उसके साथ में चले जाते हैं। देखो, डीएनए से जुड़ने में कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। स्रोत डीएनए का वाहक, स्रोत डीएनए का वाहक के डीएनए के एक विशिष्ट प्रतिबंध एंजाइम से काटने के बाद जो स्रोत डीएनए का एक वांछित जीन, अर्थात वह जीन जिसकी क्लोनिंग की गई है, वह जीन जिसकी क्लोनिंग की गई है, तथा हुआ वाहक जिसमें उपयुक्त खाली स्थान है के मिश्रण में लाइगेज डाला जाता है। तो लाइगेज एक वांछित स्रोत या फिर लक्ष्य डीएनए को, जो डीएनए होता है उसको काट कर खाली दूसरे स्थानों पर जोड़कर पुनर्युगज डीएनए बना देता है। मतलब एक ऐसा डीएनए बना देता है जिसका हमें जो पुनर्युगज डीएनए होता है। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे पीसीआर कहते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी बी मुलिस द्वारा 1985 में इस क्रिया को प्रतिपादित किया गया था। इसमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका जिसे, ठीक है। और इसमें जो इसका जो अंग्रेजी नाम होता है वही होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वैसे हिंदी में से पॉलीमरेज शायद श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया बोला जाता है।
ठीक है। और वैसे इसका जो अंग्रेजी वर्ड है वही इंपॉर्टेंट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको याद रखिए आप, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें क्या आएगा, देखिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है ना, इसे पीसीआर का उपयोग करते हुए जो लाभकारी जीनों का प्रयोग, लाभकारी कोई भी लाभकारी इसमें जीन रह सकते हैं, कोई भी लाभकारी इसमें जीनों का प्रयोग किया जाता है। लाभकारी जो जीन होती हैं उनका इसमें प्रयोग किया जाता है, जो लाभकारी जीन है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें यह है कि पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन पुनर्योग तकनीकी का अगला पद है। मतलब इसमें लाभकारी का पद जो पुनर्योग लाभकारी है ना उसका अगला पद होता है ये। देखो पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। देखो वांछित डीएनए को पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के लिए जो पीसीआर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई वांछित, कोई चुना हुआ, जिसको हमने चुना है, वह वांछित डीएनए को पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के लिए जो पीसीआर का प्रयोग किया जाता है, पीसीआर का प्रयोग किया जाता है, इस विधि द्वारा इन विट्रो, जो इन विट्रो अर्थात प्रयोगशाला परिस्थितियों में वांछित जीन को 1 अरब से 1 मिलियन, 1 अरब से 1 बिलियन प्रजाति प्राप्त की जाती हैं। 1 अरब से कितनी, 1 बिलियन जो प्रजातियां होती हैं वह इसमें प्राप्त की जाती हैं। पीसीआर अलग तकनीक को सन 1985 में, शायद मैंने पहले इसका गलत बोल दिया था, 1985 सही बोला था, हाँ अच्छा ठीक है, 1985 में जो कैरी बी मुलिस थे, कैरी बी मुलिस ने इसे विकसित किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से। तो पीसीआर का सिद्धांत, यह तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि जब जो डीएनए के अणुओं को उच्च ताप पर लाया जाता है तब इनका विकृतीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका विकृतीकरण हो जाता है, जिससे इसके दोनों रज्जक अलग अलग हो जाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला इन दोनों अलग हुए रज्जकों की प्रतिलिपि जो है प्रतिलिपि तैयार कर देती है। फलस्वरूप जो मूल जो द्विरज्जों की ये हो जाती हैं और जो प्रतिक्रिया को उच्च ताप पर सक्रिय डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से बार बार दोहराने पर डीएनए की जो प्रतियां होती हैं वो बनना प्रारंभ हो जाती हैं। इसमें डीएनए की प्रतियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं जिनका हमको उपयोग करना है। अब आता है पीसीआर की आवश्यकता क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर, इसकी रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकताएं क्यों पड़ी, नीडेड क्या थी, इसकी नीडेड्स क्या थी। देखिए इसमें जो पीसीआर की जो नीडेड्स थी, इसकी आवश्यकता थी वह ये थी। देखो पीसीआर के जो मौलिक आवश्यकताएं वो ये हैं, देखिए आप, डीएनए सांचा अर्थात वह डीएनए जिसकी जो प्रतियां बनानी है उसका आवर्धन होता है। इसमें आवर्धन यानी उसकी वृद्धि करना, मतलब उसको एक उसकी ग्रोथ करना, एक से संख्या में उसका गुणन करना, संख्या बढ़ाना उसका, इसके अंतर्गत आता है, पीसीआर के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है वो, पीसीआर के अंतर्गत आता है। और इसमें देखें तो जो न्यूक्लियोटाइड्स या प्राइमर 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स यानी क्षार युग्म लंबे डीएनए खंड, यह वांछित डीएनए खंड के थर्ड एंड सिरे से पर स्थित क्षार क्रमों के जो पूरक होता है। यह रासायनिक रूप से संश्लेषित जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जो डीएनए के क्षेत्र में पूरक होती हैं, उनके ये क्या होती हैं, पूरक होती हैं, उसकी पहचान करने में इसका उपयोग किया था। उच्च ताप यानी जो सहनशील डीएनए पॉलीमरेज प्राय का प्रयोग इसके जीवाणु को जो थर्मल्स एक्वेटिक्स ये था, इसका प्रयोग करना, इसमें किस में आता है, ये सब पीसीआर के अंतर्गत इसकी आवश्यकता है। इसलिए पीसीआर का ये आवश्यकता थी, इसलिए पीसीआर का प्रयोग किया गया। और जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस तथा एमजी प्लस प्लस आयन, जो Mg2 प्लस आयन होता है, उसकी उपयोग के लिए भी इसका प्रयोग किया गया पीसीआर का। अब हमको देखना है पीसीआर की विधि क्या है, पीसीआर की विधि क्या है, पीसीआर की विधि। देखिए पीसीआर में कुछ पद होते हैं, उन पदों का क्रम याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये पद दिए गए हैं इसके, इन पदों को आप क्रम वाइज याद रखना बहुत जरूरी होता है। इनको आप क्रम वाइज याद रखना ही आवश्यक है। इन सभी पदों को आपको क्रम वाइज याद रखना ही जरूरी होता है। ठीक है,
चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हैगा इसकी क्रियाविधि में पीसीआर जो प्रोसीजर होता है, पीसीआर का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है देखिए। देखो निष्क्रियण, जो निष्क्रियण या फिर विकृतीकरण, पहली अवस्था, इसको क्रम वाइज याद रख लीजिए। पहली अवस्था निष्क्रियण या विकृतीकरण, दूसरी एनीलिंग, तीसरी विस्तारण, और आगे देखेंगे। इसमें क्या आएगा, पुनर्युगज डीएनए पहला आएगा इसका कि निष्क्रियकरण या विकृतीकरण में होना क्या है, इसमें होता क्या है, इसको देखिए आप। इसमें पुनर्युगज डीएनए जिसका आवर्धन करना है, पुनर्युगज डीएनए जिसका आवर्धन करना है को 94 डिग्री पर गर्म किया जाता है। पुनर्युगज पुनर्युगज डीएनए जिसका आवर्धन करना है उसको 94 डिग्री पर गर्म किया जाता है। 94 डिग्री पर गर्म करने पर जिसका जो है विकृतीकरण हो जाता है। पहली ही अवस्था होती है इसकी कि इसमें जो पुनर्युगज डीएनए है उसका विकृतीकरण करना होता है। पुनर्युगज डीएनए का विकृतीकरण जो हो, विकृतीकरण है वो विकृतीकरण इसमें करना होता है। यानी पुनर्युगज डीएनए की पहली अवस्था है कि इसके मतलब जो पीसीआर की पहली अवस्था है इसमें पुनर्युगज डीएनए का हम 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 94 डिग्री सेल्सियस पर जब उसे गर्म करते हैं तो उसके जो डीएनए होता है उसका विकृतीकरण हो जाता है, उसका विकृतीकरण हो जाता है। अब जो विकृतीकरण हो जाता है उसे गर्म करने से इसके दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाती हैं। दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाती हैं, वो किसके कारण होती है, विकृतीकरण के कारण इसकी दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाती हैं। अब इसके दोनों रज्जुक कैसे हो गए, अलग अलग होने गए। अलग होने के बाद एक अगली क्रिया इसमें दोहराई जाती है पीसीआर में, वो होती है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या किया जाता है, देखिए जो अगली प्रक्रिया है एनीलिंग में, प्रत्येक डीएनए रज्जुक एक सांचे की तरह कार्य करती हैं। जो डीएनए रज्जुक है ना वो एक सांचे की तरह कार्य करती हैं। किसकी तरह कार्य करती हैं, एक सांचे की तरह कार्य करते हैं, कार्य करता है। इसे हम जो है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर की उपस्थिति में कुछ ठंडा किया जाता है। जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर होता है उसकी उपस्थिति में जो डीएनए हमने जो जो विकृतीकरण में गर्म किया था उनको इसमें ठंडा किया जाता है। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर की उपस्थिति में उनको किया जाता है ठंडा। ठीक है, ठंडा करने के बाद जो एनीलिंग की जो प्रक्रिया में दो प्राइमर डीएनए एकल रज्जुक के साथ संकृत हो जाते हैं। इसमें दो प्राइमर डीएनए होते हैं, दो प्राइमर डीएनए एकल रज्जुक के साथ संकृत हो जाते हैं। यह संकरण ही एलीलिंगन कहलाता है। मतलब जब ये संकृत हो जाती हैं, दो प्राइमर डीएनए एक साथ संकृत हो जाती हैं तो उस क्रिया को हम एलीलिंगन कहते हैं। मतलब पहली जो अवस्था थी, विकृतीकरण जो अवस्था थी, निष्क्रियकरण जो अवस्था थी, उसमें डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता था जिससे डीएनए विकृत हो जाता है। जिससे डीएनए विकृत हो जाता है मतलब है दोनों उसके दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाते हैं। और दूसरी अवस्था एनीलिंग है, उसमें किसी प्राइमर को जब उस पर डाला जाता है उस गर्म डीएनए पर उसको ठंडा करने के लिए, जैसे प्राइमर है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर, ओलिगो जब न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर को में उस डीएनए को डाला जाता है तो जो उसके दो अलग अलग रज्जुक होते हैं वो संकृत हो जाते हैं। और इस संकरण को ही, ये संकृत होने की ये क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनीलिंगन बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। अब आता है तीसरा इसका जो पद होता है वो होता है विस्तार। कौन सा होता है, विस्तार। अब विस्तार में क्या आएगा, देखो एनीलिंग के बाद अगला पद विस्तार का होता है। इसमें जो टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो पॉलीमरेज क्रिया में बहुत आवश्यक होता है, या फिर क्वेश्चन बनता है कि पॉलीमरेज क्रिया में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम के नाम लिखिए, या फिर पॉलीमरेज जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो वो एंजाइम होता है टैग पॉलीमरेज जो विस्तारण में प्रयोग किया जाता है। विस्तारण वाले पद होता है ना, वहां उपयोग होता है।
अब देखिए इसमें क्या आएगा कि जो एनी लिंग के बाद अगला पद है जो विस्तार का होता है। किसका होता है? विस्तार का होता है। इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर के जो थर्ड एंड सेरा होता है वहां पर OH का प्रयोग कर डीएनए OH समूह लगा दिया जाता है, एल्कोहल समूह जो होता है उसका प्रयोग कर डीएनए के पूरक रज्जुक का संश्लेषण करता है और प्राइमर एक दूसरे की ओर विस्तृत होते हैं, अतः दो प्राइमर के बीच स्थित डीएनए की प्रतिलिपि होती है वो तैयार हो जाती है। उनकी प्रतिलिपि बनना क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो ये क्रियाविधि किसकी थी? ये क्रियाविधि थी पीसीआर की, जो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको एक साथ पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 पद होते हैं, 3 पद इसमें होने वाले हैं। इसमें 3 पद होते हैं। पहला पद निष्क्रियकरण या फिर प्रतिकृतिकरण, विकृतीकरण। पहला होता है निष्क्रियकरण या फिर विकृतीकरण। इसमें क्या होता है? विकृतीकरण जो भी पद होता है ना, इस पद में 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर पुनर्युगज डीएनए को गर्म किया जाता है। अब जब उसको 94 डिग्री पर गर्म करते हैं तो उसकी जो दोनों रज्जुक होती हैं वह अलग अलग हो जाती हैं, दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाती हैं। इस क्रिया को हम विकृतीकरण कहते हैं। एक कंप्लीट हुआ विकृतीकरण, इसमें 94 डिग्री पर गर्म करेंगे, उसके दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा 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 है एनीलिंगन। इस पर जो हमने विकृतीकरण जो गर्म करके जो विकृत किया था पुनर्युगज डीएनए को जो गर्म किया था, उस पर हम एक प्राइमर डाल देंगे लाकर, ठंडा प्राइमर, जिसको हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर बोलते हैं। जब उस प्राइमर को उसके ऊपर डालेंगे ना, तो वो क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है और जो दोनों जो अलग अलग थे वो उसमें संकृत हो जाते हैं, यानी वो जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पद देखेंगे। इसका तीसरा पद जो है ना, तीसरा और लास्ट पद, जिसे हम विस्तारण बोलते हैं, इस पद में कुछ नहीं करना, इसमें टैग पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं और जो इसका डीएनए का प्राइमर का थर्ड एंड सेरा होता है वहां OH समूह का प्रयोग कर जो डीएनए है उसका संश्लेषण कर देती हैं, तो प्रतिलिपि बनना प्रारंभ हो जाती हैं। ये क्रिया थी संपन्न। तो टैग पॉलीमरेज जो है वो थर्मो स्टेबल होता है तथा यह उच्च ताप पर सक्रिय रहता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो जो डीएनए के अरब प्रतियां, इसमें अरब खरब जो है जितनी भी प्रतियां बनानी है उतनी प्रतियां आप बना सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड होता है, ये बहुत सरल विधि होती है। अब पीसीआर के उपयोग यानी यूज ऑफ पीसीआर, इसके उपयोग क्या हैं, यूज क्या हैं पीसीआर के, वो देखेंगे हम। देखो किसी भी जीन की बहुत सी प्रतियां बनानी है, प्राप्त करनी है, वो भी कम समय में। अगर कम समय में किसी जीन की बहुत सारी प्रतियां बनानी है तो पीसीआर का प्रयोग करते हैं। देखो इन्हें डीएनए क्लोनिंग या फिर डीएनए अनुक्रमण ज्ञात करने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई पहली। दूसरी है कि जो जीनोम के डीएनए की बहुरूपता के अध्ययन के लिए भी, अब जीनोम की बहुरूपता के अध्ययन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो फोरेंसिक साइंस होती है में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर का प्रयोग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर का प्रयोग होता है डीएनए की प्रतियां बनाने के लिए। ठीक है। पीसीआर का प्रयोग नए संक्रमण रोगों के स्रोतों की पहचान में भी 2002 से 2003 तक जो है सार्स उसके द्वारा इसका किया जाने लगा था, पहचानने में प्रयोग किया जाने लगा था। कोरोना वायरस इसके लिए उत्तरदायी था। जो रोग होता था उसके लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी था? कोरोना वायरस इसके लिए उत्तरदायी था। और जो पीसीआर तकनीक होती है, जो पीसीआर तकनीक होती है, पीसीआर तकनीक के बिना यह काम उतने ही मुश्किल होता है जितना पृथ्वी जितने बड़े भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जो पीसीआर जरूरी होती है। मतलब क्या हुआ कि जो पीसीआर का प्रयोग नए संक्रमण रोगों की स्रोतों की पहचान में किया जाने लगा। जो 2002 या 2003 में एक सार्स एक रोग आया था जो इसके पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ये जो रोग था वो कोरोना वायरस के कारण होता था। किस वायरस के कारण? कोरोना वायरस के कारण होता था। ये 2002 से 2003 में ये रोग आया था।
ठीक है, सार्स एक रोग था। इस रोग की पहचान में इसका प्रयोग किया जाता था। ये रोग कोरोना वायरस के लिए उत्तरदायी था, यानी जो कोरोना वायरस था उसके कारण ये सार्स रोग होता था। ठीक है, अब हम यहां देख चुके हैं। अगला देखिए, इसमें आएगा जो पुनर्युगज डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में निवेशन। अब इसमें क्या करना है, जो पुनर्युगज डीएनए था उसका परपोषी कोशिका या जीव में उसका क्या करना है, निवेशन करना है, उसका निवेशन करना है। चलिए, पुनर्युगज जो जुड़े हुए डीएनए बाह्य कोशिकाओं में, बाह्य जो कोशिका होती है उसमें प्रवेश कराने की अनेक विधियां होती हैं। जब ग्राही कोशिकाओं में सक्षम बना दिया जाता है, तब यह अपने चारों ओर उपस्थित जो डीएनए को ग्रहण करने, डीएनए को क्या करने, ग्रहण करने और लगती हैं। तो तब यह जो पुनर्युगज डीएनए है जिसमें एंटीबायोटिक्स या फिर एमपी सॉरी स्पीरियल के लिए प्रतिरोधी जीन होता है, उसे इकोलाई कोशिकाओं में रूपांतरित किया जाता है। जो इकोलाई कोशिका होती हैं उनमें इनको क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और यह परपोषी कोशिका जो है एम्पिसिलियन प्रतिरोधी कोशिकाओं में बदल जाती हैं। अगर ऐसी कोई जो स्ट्रेट जो प्लेट्स होती है, यानी कि अगर अगर वाले माध्यम में जो एम्पीस्पिलियन एंटीबायोटिक्स मिली हो, तो इसमें रूपांतरित जो है कोशिकाएं उनका संवर्धन के लिए फैलाया जाए, तो ये केवल सफल रूपांतर प्रदर्शित करने वाली कोशिकाओं को ही वहां पर संवर्धित करती हैं, और जो सभी कोशिकाएं होती हैं उनको ये संवर्धित नहीं करती हैं। इसको वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं। वर्ण योग्य इसको क्या कहते हैं, चिन्हक। अब रूपांतरणकारी व पुनर्योगज में अंतर क्या होता है भाई, जो रूपांतरणकारी होता है और पुनर्योगज होता है उसमें अंतर क्या होता है, इसको देखना है हमें। रूपांतरणकारी या फिर पुनर्योगज में अंतर देखिए, यह सभी जीवाणु जिन्हें प्लाज्मिड के ग्रहण जो द्वारा ग्रहण किया कर लिया रूपांतरित हो जाते हैं या रूपांतरणकारी कहलाते हैं। जैसे प्लाज्मिड द्वारा कर लिया ग्रहण, वो रूपांतरणकारी हो जाते हैं। तो इसमें जो एंटीबायोटिक्स होते हैं एम्पीसीलियम के लिए प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है, लेकिन यह जीवाणु जो पुनर्युगज प्लाज्मिड ग्रहण करते हैं वो पुनर्युगज बन जाते हैं, जो सी ए प्लस प्लस द्वारा जो बर्फ या फिर हॉट स्ट्रोक जो होती हैं उसके जीवाणुओं को ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे जीवाणुओं को जो एम्पीसीलियम की प्रतिरोधकता के कारण जो एम्पी सीलियन वाले स्थानों पर जो संवर्धित कर उनका जो आरूपांतरण से अलग किया जा सकता है, उसको वहां से क्या जा सकता है, अलग किया जा सकता है उसके आरूपांतरण से उसको। तो इसका ये पत्था इसमें ये करना था, इसको उससे क्या कहते हैं, अलग कर लिया जाता है। और अगर 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 उनके द्वारा ग्रहण किया गया जो प्लाज्मिड पुनर्योजित है, जिसमें जो है इंसर्ट लगा हुआ है जिसे तब जीवाणु जो है एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता खो देगा। उसके लिए क्या करता है, प्रतिरोधकता को वो क्या कर देता है, खो देता है। क्योंकि जो विजातीय डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधकता की जीन में प्रवेश कराया जाता है। इसका अर्थ है कि ये जो आप के लिए वांछित जो टेट्रासाइक्लिन जो संवेदी जो था टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम में वो संवर्धित नहीं हो पाता है, अतः यह ऋण का चयन वहां हो जाता है, ऋणात्मक वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर ऋणात्मक चयन हो जाता है। इसका ये हो गया। अब इसमें देखिए बाहरी जीन उत्पादन को प्राप्त करना, जो बाहरी जीन उत्पादन था उसको प्राप्त करना कैसे किया जाता है। चलिए, इसमें देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि जब किसी जो विजातीय एलिन जो होता है डीएनए एलिन जो होता है डीएनए होता है विजातीय डीएनए की किसी समझो संवाहक से निवेशित करा के इस प्रकार के पुनर्योगज डीएनए को किसी जीवाणु पादप या जो जंतु कोशिकाओं में रूपांतरित कराया जाता है, तथा विजातीय डीएनए का गुणन होने लगता है। इसमें जो विजातीय डीएनए होता विजातीय जो डीएनए होता है उसका यहाँ पर क्या होने लगता है, गुणन होने लगता है विजातीय डीएनए का।
तो जो विजातीय डीएनए का यहाँ पर क्या होने लगता है, विजातीय डीएनए का यहाँ पर गुणन होने लगता है। जो विजातीय डीएनए है उसका यहाँ पर क्या होने लगता है, गुणन होने लगता है। लगभग सभी प्रकार के पुनर्योगज प्रौद्योगिकियां जो होती हैं का जो अंतिम उद्देश्य किसी वांछित प्रोटीन की होती है, मतलब उन अतः जो प्रोटीन होती है ना पुनर्योगज डीएनए की, वो अभिव्यक्ति की उनकी जो अभिव्यक्ति होती है ना उसकी आवश्यकता इसमें पड़ जाती है। तो जो परिस्थितियों का निर्माण कर देने पर ये बाह्य जीन अभिव्यक्त होने लगती हैं। बाह्य जीन जो थे वो अभिव्यक्त होने लगते हैं। अब जो अभिव्यक्त होने लगते हैं वो बाह्य जीन को परपोषी कोशिकाओं में उनकी अभिव्यक्ति को समझने के लिए, मतलब जब वो परपोषी कोशिकाएं होती हैं उनमें जब वो अभिव्यक्त होने लगते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकियां की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो जीन उत्पादन के व्यापक स्तर पर उत्पादन के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की निर्भरता पर ही वह आवश्यक होती हैं। उनके द्वारा उनको नहीं समझा सकता, उनके बिना उनको नहीं समझा सकता। ठीक है। अब इसका जो उसमें क्या करते हैं, जो पुनर्योगज प्रोटीन है, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। जो पुनर्योगज प्रोटीन्स, हाँ पुनर्योगज प्रोटीन, जो पुनर्योगज प्रोटीन्स होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पुनर्योगज प्रोटीन्स को चलिए इसमें क्या है का वो भी देख लेते हैं। देखो, प्रोटीन को कोड करने वाले कोई जीन अगर किसी जो विषमजात मतलब उसके समान ना हो, वो विषमजात यानी हेट्रोलोगस। हेट्रोलोगस का मतलब होता है उसके समान ना हो, उससे अलग हो, वह वो हेट्रोलोगस कहलाता है। तो हेट्रोलोगस जो परपोषी होता है को अभिव्यक्ति होती है तो तब यह जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुनर्योगज प्रोटीन कहलाती है। जब उस विषमजात होती है तो पुनर्योगज प्रोटीन कहलाती है। हम्म वो पुनर्योगज प्रोटीन ही कहलाती है। नहीं, उसका नहीं इसमें। चलिए देखो, ऐसी कोई जिसमें क्लोन की गई वांछित जीन उपस्थित हो, मतलब उसमें कोई वांछित जीन उपस्थित हो को पहले प्रयोगशाला परिस्थितियों में छोटे स्थान पर जो संवर्धित किया जाता है उसको छोटे से स्थान पर एक संवर्धित कर देते हैं। और इस संवर्धन का प्रयोग जो है वो वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में किया जाता है। जो वांछित प्रोटीन है उसके निष्कर्षण में इसको क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। और विभिन्न जो पृथक्कारी तकनीकों का प्रयोग प्राप्त पर पदार्थ का जो शोधन, उसका शुद्धिकरण इस विधि में किया जाता है। उसका शोधन करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि सामान्यतः जो प्रयोगशाला उपकरणों का पर जो आरंभिक जांच के बाद एक पायलट या फिर प्लांट का निर्माण किया जाता है। और इसमें एक अपेक्षाकृत छोटा पात्र का प्रयोग किया जाता है। एक छोटे से पात्र का प्रयोग किया जाता है। जो संवर्धन प्रयोग दो प्रकार के होते हैं, बैच संवर्धन और सतत संवर्धन। अब हम पढ़ेंगे बैच संवर्धन क्या होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम थ्योरी पढ़ते आ रहे थे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको आप पढ़ के देख लीजिए एक बार, बस आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर देखना है बैच संवर्धन क्या होता है। बैच संवर्धन देखेंगे हम, बैच संवर्धन। चलिए देखो, बैच कल्चर में संवर्धन की जो परिस्थितियां पहले ही सेट कर दी गई थी। और यह एक बार जो निजमीकृत प्रारंभ हो जाने के बाद उन्हें बाहर से बदलना संभव नहीं होता है। इसमें माध्यम के बाहर नहीं डाला जा सकता है, इसलिए इसे बंद तंत्र कहा जाता है। प्रक्रिया रुकने के बाद ही पदार्थ को एकत्रित किया जाता है। जब ये प्रक्रिया रुक जाती है तो उसके बाद ही इसका जो पदार्थ होता है उसको निष्कर्षण उसका प्रारंभ होता है। अब आ देखना है सतत संवर्धन क्या होता है। इसमें सतत संवर्धन मतलब बैच संवर्धन में क्या होता है, प्रक्रिया रुक जाती है, लेकिन सतत संवर्धन में वो चलती रहती है। क्यों? सतत उसका नाम ही है। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें संवर्धन लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। इस विधि में जो पोषक माध्यम को एक ओर से उसी गति में संवर्धित डाला जाता है जिस गति से इसका प्रयोग हो रहा है। अतः एक ओर से इसकी जो नियमित अंतराल पर निकाला भी जा सकता है। ताज़ा माध्यम नियमित अंतराल पर डालते रहने से इसकी जो कोशिकाओं की उसकी क्रियात्मक जो रूप से संवर्धित सक्रिय अवस्था या फिर जो एक्सपोनियल नियल जो वृद्धि होती है उसकी आवश्यकता बना रखा जा सकता है इसमें। तो कम आयतन वाले संवर्धन को उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकती है। अतः उत्पादन की जो बड़ी मात्रा है वो प्राप्ति के लिए इसे रिएक्ट का विकास किया जा सकता है। जैव रिएक्टर एक बड़ा जो पात्र होता है जिसमें संवर्धन माध्यम को 100 से 100 लीटर पर या फिर अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब जैव रिएक्टर में आने वाले हैं।
तो जैव रिएक्टर में सब पढ़ने वाले हैं अपन। देखिए ये माय गॉड, देखिए अब इसमें और भी कुछ हैगा। देखो इस प्रकार जो जैव रिएक्टर एक ऐसा पात्र होता है, एक जैव रिएक्टर एक ऐसा पात्र होता है जिसमें कच्चा माल, एक कच्चा माल को जो है व्यावसायिक स्तर पर विशिष्ट उत्पादों जैसे कि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। एंजाइम आदि में उसको किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तथा परिवर्तन हेतु जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी सूक्ष्म जीवों या फिर पादप या जंतु अथवा मानव जो उपलब्ध कराती हैं जैव रिएक्टर निम्न जो प्रावधान रखते हैं, जैसे कि ताप मापन या नियंत्रण। अब जो ताप का मापन हैगा या ताप का नियंत्रण हैगा वो किसके द्वारा होता है, वो जैव नियंत्रण द्वारा होता है। पीएच का मापन या नियंत्रण, देखिए पीएच का मापन या नियंत्रण यानी पीएच को उसके मापना और उसका नियंत्रण, पीएच का मापन और उसका नियंत्रण। ठीक है, अगला आएगा जो एंटीफॉर्म पंप। इसमें एक एंटीफॉर्म पंप भी आता है, वायु को बुलबुलों के माध्यम से प्रवेश कराने के लिए स्पार्जर। ठीक है, और प्रदर्श को निरीक्षण की सुविधा, और इसके साथ साथ जो आधारीय पदार्थ लवण विटामिन ऑक्सीजन आदि की जो पर्याप्त मात्रा के रख रखाव भी इसमें इसकी उनकी भी रख रखाव की इसमें क्या की जाती है, व्यवस्था इसमें की जाती है। अब देखिए सतत संवर्धन के कुछ लाभ होते हैं। सतत संवर्धन के लाभ देखिए क्या है, सतत संवर्धन के लाभ। तो सतत संवर्धन देखो उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि दो बैचों के बीच खाली समय नहीं होता है। तो दूसरे शब्दों में जो उत्पादकता हमेशा जारी रहता है। नियंत्रण के अधिक व अच्छे अवसर होती हैं, इसमें नियंत्रण के अधिक व अच्छे अवसर होती हैं। उसी दर पर अनुपात में जो पोषकों को डाला जाता है जिस दर से उसका प्रयोग हो रहा है, तो अनुकूलतम वृद्धि दर जो बनाई रखी जा सकती है। क्योंकि उत्पादन जो है सतत रूप से जारी रहता है, अतः बहुत बड़े जैव रिएक्टर की अपेक्षा छोटे बायो रिएक्टर काम चल जाता है। तो जो दूसरी ओर सतत नियंत्रण अधिक जटिल होता है तथा संदूषण का खतरा रहता है, इसमें प्रदूषण का ज़्यादा खतरा रहता है। यद्यपि अच्छी डिजाइन से इन कमियों का निराकरण कर लिया जाता है। अब हमें पढ़ना है बिलोडक हॉज रिएक्टर क्या होता है। बिलोडक हॉज रिएक्टर को पढ़ना है अब हमको। बिलोडक हॉज रिएक्टर देखो एक सरल बिलोडक हॉज रिएक्टर या स्टर टैग रिएक्टर को चित्र में दिखाया गया है। यह स्टेनल लेंस स्टील का बना होता है, स्टेनल स्टील होती है उसका ये बना होता है। एक बेलनाकार पात्र होता है और इसमें भरे माध्यम में जो अवयवों को मिलाने के जो उद्देश्य से इसकी जो तली उत्तल या घुमावदार होती है। इसकी तली कैसी होती है, या तो उत्तल होगी या घुमावदार होती है। यह जो विशालकाय होते हैं और इनमें हजारों लीटर संवर्धन होता है, वो माध्यम वो प्रयोग किया जाता है। और इसमें उत्पन्न अधिक ऊष्मा के कारण बड़े ताप को कम करने के लिए चारों ओर ठंडा पानी डाला जाता है, उसकी भी इसमें क्या होती है, व्यवस्था होती है। इस टाइप का होता है वो हॉट जैव रिएक्टर। उसमें ठंडे पानी की डालने के लिए भी उसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। आप चित्र में उसको बाकायदा देख सकते हैं। ठीक है, असाधारण बिलोडक जो हॉज रिएक्टर हैं वो इस टाइप के ही होते हैं। देखो इसका जो बिलोडक है वो माध्यम का जो समांगी मिश्रण व ऑक्सीजन की सभी स्थानों पर पर्याप्त जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कराता है। मतलब इसकी पर्याप्त जो उपलब्धता है उसको क्या कराता है, ये सुनिश्चित कराता है। इसके जो एजिटेटर को एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। एजिटेटर ये होता है एजिटेटर, ये इसका एजिटेटर होता है। इसको एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, रोल किया जाता है। इसको उसकी सहायता से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, और जिससे इसमें लगी चपटी पट्टियां माध्यम को अच्छी तरह से मिला देती हैं और जो यह कोशिकाएं जो निलंबित अवस्था में बनाए रखने में मदद करती हैं। मतलब उसकी निलंबित अवस्था उसको मिलाए रखने में ये मदद करती हैं। जैव रिएक्टर में ताप नियंत्रण, पीएच नियंत्रण, बातन या वायु संचालन आदि की जो सभी सुनिश्चित प्रबंधन होते ही हैं। वहाँ पर जैव रिएक्टर के जो प्रदर्श होती हैं वो निरीक्षण के लिए सैंपलिंग पोर्ट होते हैं। इस प्रदर्शनों में निरीक्षण के आधार पर जो माध्यम का आधारी पदार्थ या फिर किसी विशेष पोषक आदि को इसमें क्या होता है, मिलाया जाता है। उन सभी को द्वारा इसमें क्या होता है, उन सभी को इसमें मिलाया जाता है। अब देखिए स्टर टैग रिएक्टर का महत्व क्या होता है।
स्टेट एग रिएक्टर सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं उत्पादन में व्यवस्थित स्तर पर उत्पादन हेतु एक बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि इसके सूक्ष्म जीवों के जो बड़े स्तर पर किए जाने वाले जो उत्पादन है या फिर जुड़ी समस्याएं हैं उनके निराकरण में इसको उपलब्ध किया जाता है, उनके निराकरण में इसको उपलब्ध किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के बड़े स्तर के वो नियंत्रण में इसको उपयोग किया जाता है। देखो अब आता है दंड विलोडक हौज जैव रिएक्टर, या जो होता है स्पार्ज स्टेट टैक जैव रिएक्टर। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है उसको देखिए आप। देखो यह स्टर टैंक जैव रिएक्टर एक परिवर्तित रूप से होता है। इसमें विलोडक एक छड़ यानी एक रॉड होती है के रूप में होता है, ना कि चपटे फलक वाले प्रेरक होते हैं, इसके रूप में होते हैं। तो इसमें जो वायु छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में जैव रिएक्टर में प्रवेश कराई जाती है, मतलब वायु छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में इसमें प्रवेश कराई जाती है, और इस हेतु एक स्पार्जर का प्रयोग किया जाता है जो छोटे बुलबुलों प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र वृद्धि कराती हैं, और ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए इनकी जो सतह होती है, सतही क्षेत्र पर एक बड़ा हुआ होता है, और यह बेहतर प्रकार का एक जैव रिएक्टर होता है। कौन सा हमारा दंड विलोडक है हौज जैव रिएक्टर एक बेहतर प्रकार का एक कौन सा जैव रिएक्टर होता है ये। और आता है अनुप्रवाह प्रसंकरण या फिर संसाधन क्या होते हैं, इनको देखिए। देखो जैव संश्लेषण अवस्था पूरी होने के बाद उत्पादन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए इसके जो प्रसंकरण या प्रसंसाधन या शोधन की जो आवश्यकता होती है, इस प्रक्रम से पृथक्करण या फिर शुद्धिकरण आदि पर शामिल होते हैं। इन्हीं को हम सम्मिलित रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इस प्रवाह में आवश्यकता होती है कि अगर किसी औषधि का जो निर्माण जैव संश्लेषण द्वारा किया गया है, तब इस प्रकार के जो संरूपणों को फार्मुलेशन के लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रण या परीक्षण को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। तो इसको सिर्फ पढ़ के रखना है आपको, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम से संबंधित कुछ रोचक जानकारियों पर। क्या होती हैं ये रोचक जानकारियां, उनको हम समझने की एक एक कर कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से ही। पहला पॉइंट है, क्लियर नहीं आ रहा है, लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि LMB, लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें जो हैगा कैम्ब्रिज इंग्लैंड जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी तकनीकों में शोध का गढ़ है। यहाँ पर जो कैम्ब्रिज इंग्लैंड की जो जैव प्रौद्योगिकी है उनके शोध का ये गढ़ है लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो रुकिए 1952 में स्थापित इस प्रयोगशाला में अब तक 9 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कार्यस्थल बन गया है। यहाँ पर अभी तक 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं यहाँ से। तो इसमें जो अभी देखिए सामान्य क्लोनिंग वाहक कौन कौन से होते हैं, मतलब उनका निवेशन आकार कैसा होता है और वो कौन कौन से होती हैं। अब आकार तो आप समझ के रख लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन उनके नाम देखिए आप। प्लाज्मिड सबसे छोटा होता है निवेशन आकार का, 0.5 से 8 पॉइंट तक, और जीवाणु भोजी लैम्डा 9.23। कास्मिड जो होता है 30 से 50 आकार का मिलीमीटर का। हाँ ये दोनों समझ के रखिए, BAC और BAC इनका उपयोग किया गया था। इनमें से जो BAC है इसका प्रयोग किया गया था किसमें, जो मानव या फिर जो मानव ह्यूमन जो प्रोजेक्ट था उसमें इसका जो मानव जीनोम परियोजना, आधा हिंदी था, मानव जीनोम परियोजना जो थी, मानव जीनोम परियोजना, उसमें इसका प्रयोग किया गया था BAC का। ठीक है, इसको याद रख के चलिए आप। देखो अब आता है अगला, हम पढ़ेंगे अगला वाला। देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें है जो प्लाज्मिड वाहक जिसमें फेज DNA का एक खंड होता है। मतलब प्लाज्मिड वाहक जिसमें फेज DNA होता है उसका एक खंड होता है। प्लाज्मिड वाहक जिसमें फेज DNA का एक खंड होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं।
मतलब प्लाज्मिड वाहक हैगा। प्लाज्मिक वाहक जिसमें फेज डीएनए का एक खंड होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें फेज का जो ATT होती है ना, इसका स्थल आवश्यक रूप से उपस्थित होता है, वो प्लाज्मिड कहलाता है। अब इसमें से जो अगला आएगा, बड़े जीनोम जैसे कि मानव जीनोम की मैपिंग में जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का प्रयोग किया गया था बड़े जैसे जो मानव जीनोम परियोजना थी उसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था उसमें YAC का प्रयोग किया गया था। इसे बोलती हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इसका प्रयोग किया गया था वहां पर। प्लाज्मिड नामक वाहक का निर्माण जो प्लाज्मिड तथा फेज लैम्डा के जो कोष होता है इस तल को जोड़कर किया जाता है, इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब आता है सिमियन वायरस यानी 40SV जो होता है, को जो एडिनो वायरस या फिर पेपिलोमा वायरस कि में फेरबदल कर इसे जंतुओं को जो विजातीय जीनों के स्थानांतरण हेतु परिवर्तित किया गया था, इसे फेज वायरस को, ये अलग बात है। अब जो है PBR 322 कृत्रिम प्लाज्मिड है, इसे ये आर्टिफिशियल है, इसे मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है। इसे जीन क्लोनिंग यानी प्रयोगशाला का वर्क हाउस कहा जाता है। प्रयोगशाला का जीन क्लोनिंग का इसे वर्क हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला इसके बिना। यही होता है इंपोर्टेंट PBR 322 प्लाज्मिड। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को रासायनिक चाकू व आणविक कैंची कहा जाता है। आणविक कैंची कहा जाता है किसको? रिस्ट्रक्शन एंजाइम को। क्यों कहा जाता है इसे आणविक कैंची? क्यों कहा जाता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम को? रिस्ट्रक्शन एंजाइम को आणविक कैंची इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिस्ट्रक्शन जो एंडोन्यूक्लियस होता है वह डीएनए को विशिष्ट खंडों से काटता है, यानी कि उसको सिरों से भी काट सकता है, उसको बीच से भी काट सकता है। ये डिपेंड करता है वो किस प्रकार का है, वो जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है या फिर रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लियस है। अगर एक्सोन्यूक्लियस होगा तो वो सिरों से काटेगा, एंडोन्यूक्लियस होगा तो वह काटेगा बीच से। चलिए, एक जो बायोटेक कंपनी ने ऐसी ईस्ट कोशिका बनाई जो कि सर्वाधिक प्रभावी एंटी मलेरिया औषधि जो आर्टिमिसिनिक अम्ल का उत्पादन कर सकती थी। चलो ये कोई अलग बात नहीं है। अब आता है काइमोसिन, पहला पुनर्योगित खाद्य पदार्थ का एक एंजाइम था जिसे 1990 में बनाया गया था। 1919 में इसको बनाया गया था। 1919 में इसको बनाया गया था। एक काइमोसिन पहला पुनर्योगित पदार्थ था, एक एंजाइम था जिसे 1990 में बनाया गया था। अब इसमें मकड़ी के धागे की मजबूती को देखते हुए इस प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को बकरी में डालकर जो स्पाइडर गोट बनाई गई। मतलब एक स्पाइडर गोट एक भेड़ के समान एक बकरी थी, इसको हम मकड़ी के जो धागे की जो मजबूती वाला जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन इसमें इंजेक्ट किया गया और एक इसको बनाया गया स्पाइडर गोट को। किसको? स्पाइडर गोट को बनाया गया। आज का हमारा ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए हमारे चैनल के बारे में। हम प्रत्येक लेक्चर को यहाँ पर क्लियर करते जा रहे हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनके लिए भी जा सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं, या फिर आप वीडियोस पर जाकर वहाँ से उसको क्रम वाइज या सीक्वेंस वाइज आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं करनी पड़ेगी। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो प्रत्येक नए सेशन आ रहे हैं उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। और उसमें होम पर आपको सारे वीडियो नहीं मिलते हैं, आप वीडियोस पर जाइए या फिर प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे वीडियोस पर जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर जाकर आप इसको कर सकते हैं। तो
आज के इस लेक्चर के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।